वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाला है। सारा इलिस्ट्रेशन, सारा कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है ए टू जेड। ओके, सो चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखने वाला है? देखो, कैपिटल मतलब बेसिकली जो बिजनेस को चलाने के लिए जो फंड रहता है उसको बोला जाता है कैपिटल। ओके, कैपिटल बहुत तरीके के हो सकते हैं। आप लोन ले सकते हो, आपका खुद का कैपिटल हो सकता है। सो ऐसे बहुत सारे तरीके के कैपिटल होता है। बट क्या इवन इफ यू ओके, आप खुद का बिजनेस के लिए आप कैपिटल डाल रहे हो, आप ऐसे देखो क्या? आप कुछ रिटर्न तो सोचोगे ना माइंड में। ओके, वैसे दूसरा लोग भी आपको कोई कैपिटल दे रहे, फंड दे रहे, असिस्ट कर रहे हैं। सो वो लोग भी क्या सोचेंगे? कुछ उनको भी रिटर्न मिले। ओके, सो उनको जो रिटर्न मिलेगा वो आपका क्या होगा? आपका बिजनेस के लिए क्या होगा? कॉस्ट हो जाएगा। ओके, सो यही हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या क्या होता है। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चार प्रकार के कॉस्ट आते हैं। वन इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब डिबेंचर। डिबेंचर मतलब एक टाइप का लोन लोन ही होता है। ओके, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके, शेयर होता है नॉर्मल, बस उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, सो उनको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब नॉर्मल शेयर्स। ओके, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, ये चार प्रकार के हम कॉस्ट इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इन चारों का हम एवरेज करेंगे। ओके, वेट देंगे, अलॉट करेंगे, उसको बोला जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट कैपिटल। ओके, सो इसको वैक भी बोला जाता है। ओके, सो कॉन्सेप्ट कितना है? एक, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग एंड वैक। जैसे ये पांच कॉन्सेप्ट हम हमारा खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर डन। ओके, देखो, अभी हमें कॉस्ट ढूंढना है। कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे? ओके, कॉस्ट ढूंढने के लिए हमें एक रेशो, एक हमें मेथड मतलब एक बेस बेस होना चाहिए। कॉस्ट किसके ऊपर मिलेगा? देखो, कॉस्ट क्यों हम कॉस्ट क्यों करते हैं? ओके, क्योंकि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, कुछ प्रोसीड्स मिलेगा, कुछ इनकम मिलेगा। देखो, आप कोई इनकम दे रहे हो, मैं ऐसा बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसा कंपनी हूँ। ओके, मैं आपसे कोई इनकम ले रहा हूँ। ओके, सो मुझे आपको क्या देना पड़ेगा? एक सर्टेन कॉस्ट भी देना पड़ेगा। ओके, सो वही, सो इनकम, सॉरी, कॉस्ट अपॉन रिटर्न, कॉस्ट और अपॉन रिटर्न, ये पूरा चैप्टर में यही होने वाला है फॉर्मूला। ओके, कॉस्ट अपॉन रिटर्न। ओके, सिंपल सा रेशियो, कॉस्ट इज टू रिटर्न। ओके, सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ डेट। ओके, सो डेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेट मतलब सिंपल सा लोन होता है, उसको बोलते हैं डेट। ओके, और आपने भी कभी ना कभी सुना होगा होम लोन, ये सब। ओके, सो होम लोन सब लेते तो क्या करना पड़ता है वापस? हमें लोन के बदले हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके, सो लोन के बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो कभी भी ये याद रखना, डेट के बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट इन दिस, हमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ता है, हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट एज अ कॉस्ट भरना पड़ता है। मैं एज अ कंपनी, मैं आपसे डेट ले रहा हूँ, मैं आपसे लोन ले रहा हूँ। ओके, सो मुझे क्या बनना पड़ेगा? इंटरेस्ट? नो, इफेक्टिव इंटरेस्ट बनना पड़ेगा। क्यों इफेक्टिव इंटरेस्ट? लेट्स सी। देखो, मेरा कंपनी का इनकम है 100 रुपया। लेट अज्यूम मेरा कंपनी का इनकम है 100 रुपया। ओके, एंड मैंने डेट भी 100 रुपया का लिया था। ओके, एट द रेट ऑफ 10%। ओके, मैंने आपसे 10% में डेट लिया था ऑफ 100 रुपीज़। ओके, आपने 100 रुपीज़ दे दिया। ओके, मुझे क्या करना पड़ेगा? 10-10 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। सो जो 10 रुपया वो एक्सपेंस साइड में आएगा। ओके, दैट 10 रुपीज़ विल कम ऑन द एक्सपेंस साइड। ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो। सो फर्स्ट सिनेरियो, जहाँ पर कोई डेट कुछ नहीं लिया है, मेरा इनकम 100 रुपीज़ है एंड उसके ऊपर 30% का टैक्स लग रहा है, सो दैट विल बी 30 रुपीज़। ओके, सेकेंड सिनेरियो, जहाँ पर मैंने डेट लिया है 100 रुपया का एंड उसके ऊपर 10 रुपीज़, 10% मैं इंटरेस्ट पे करो, विच मीन्स 10 रुपीज़। ओके, सो 100 - 10 दैट इज 90 रुपीज़ के ऊपर टैक्स लग जाएगा, विच कम्स टू 27 रुपीज़। मतलब क्या? यहाँ पर मैं 3 रुपया सेव कर रहा हूँ। ओके, वी आर सेविंग 3 रुपीज़। सो एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ? एक कंपनी का एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ? 10 रुपया हुआ क्या एक्चुअल कॉस्ट?
नहीं, यहाँ पर हम सेव टैक्स भी तो सेव कर रहे हैं, कंपनी का कुछ बेनिफिट भी तो हो रहा है यहाँ पर। कंपनी का कॉस्ट तो है 10 रुपया, 10 रुपीज इज द कॉस्ट फॉर डेट, उनको 10 रुपया पे करना है, बट टैक्स तो बचा रहा है ना, ये डेट का इंटरेस्ट जो है वो डेट का इंटरेस्ट का एलिमेंट क्या बचा रहा है, टैक्स बचा रहा है, 3 रुपया बचा रहा है। ओके, सो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना, इफेक्टिव कॉस्ट कितना है 10 - 7, आपको एक्चुअल में कॉस्ट हुआ है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया। ओके, सो दैट इज नन एज इफेक्टिव इंटरेस्ट। ओके, सो यही इसका फॉर्मूला आ जाता है आई इंटू 1 - टी। ओके, वेयर आई इज इंटरेस्ट एंड 1 - टी, टी विल बी हियर टैक्स रेट। ओके, सो आप फॉर्मूला में लगा के भी देख सकते हो, सेम ही आने वाला है, 7 रुपीज ही आने वाला है। 10 × 1 - 0.3, दैट इज मतलब 30%, तो 0.3 हो जाएगा। Then 1 - 0.3 will be 0.7, then 10 into 0.7 will be ₹7. Okay, now comes the illustration 1. illustration 1 check करते हैं। ओके, सो illustration 1 सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है। ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। जो डिबेंचर कैपिटल उसका हमें कॉस्ट ढूंढना है। ओके, बेसिकली कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढना है। ओके, एंड यहाँ पर करंट कॉस्ट बोला है, करंट कॉस्ट। ओके, इन टूडेज डेट। ओके, सो अभी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, ये था क्वेश्चन। ओके, कभी भी ऐसे ही देखना है, आप एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन को रीड करना आपको। ओके, सो क्वेश्चन ये था, अभी हम इन्फो पढ़ते हैं। इन्फो है कि 5 years ago, 5 साल पहला, सोना लिमिटेड इशू 12% इरिडीमेबल डिबेंचर एट ₹103 at ₹3 premium to the par value of ₹100. The current market price of this debenture is ₹94. करंट मार्केट प्राइस कितना 94 रुपीज है, ये याद रखना। ठीक है, इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, सो आप डायरेक्टली लगा के देख सकते हो 12% इरिडीमेबल डिबेंचर्स है। ओके, 12% मतलब 12% ये आ जाएगा आपका आई। ओके, एंड देन 1 माइनस टैक्स रेट आ जाएगा, एंड देन 94 करंट मार्केट प्राइस है। हमें क्या चाहिए, करंट कॉस्ट। सो करंट कॉस्ट ढूंढने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस ही लेना पड़ेगा। ओके, सो इधर बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप चेक चेक कर सकते हो, सेम कॉस्ट इज टू रिटर्न वाला रेशियो, मतलब कॉन्सेप्ट ही लगाया है। कॉस्ट कितना है 12 रुपये आपको पे करना है, ऐसा कंपनी आपको 12 रुपया भरना पड़ेगा। ओके, सो दैट विल बी 12, बट आपको मिल कितना रहा है, मिलेगा कितना, करंट मार्केट प्राइस कितना है 94 रुपीज़ का डिबेंचर का। सो आपको 94 रुपीज़ मिलेगा, एंड 12 रुपया एक्चुअल में 12 रुपया पूरा पे नहीं करना है, क्योंकि टैक्स एलिमेंट भी है। सो इफेक्टिव टैक्स रेट बनना, दैट इज आई इंटू वन माइनस टी। ओके, सो वही आई इंटू 1 - टी। ओके, सो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड हमने क्या इग्नोर किया, 5 years एगो वाला हमने डेटा को इग्नोर किया है, जो भी पार वैल्यू ऑफ 103 प्रीमियम 5 years एगो है। हमें क्या चाहिए था, करंट कॉस्ट, सो उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, इजी था। इलस्ट्रेशन 1 डन। नाउ अभी जो हमने सीखा है वो था इररिडीमेबल डिबेंचर। ओके, इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या है, इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब हम उस डिबेंचर का जो भी कैपिटल था, जो कैपिटल 100 रुपया दिया आपने, ओके, वो मैं वापस रिपे नहीं करूंगा, उसको बोला जाता है इररिडीमेबल। मैं सिर्फ आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा, इसको बोला जाता है इररिडीमेबल डिबेंचर। ओके, नाउ रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है, रिडीमेबल डिबेंचर मतलब मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा, प्लस जो आपने जो कैपिटल कुछ दिया है उस वो वापस करूंगा, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा आपको वापस दे दूंगा। ओके, इसको बोलता जाता है रिडीमेबल डिबेंचर। वो एक सर्टेन ईयर या सर्टेन पीरियड के बाद आपको वापस दिया जाता है। ओके, इसको बोला जाता है रिडीमेबल डिबेंचर, उसको रिडीम किया जा सकता है। सो इसका कॉस्ट क्या है, जैसे कि मैंने बताया, इफेक्टिव इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस जो भी एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड्स है। लेट अज्यूम मैं आपसे 100 रुपया आज ले रहा हूँ। ओके, 100 रुपया आपसे ले रहा हूँ। ओके, बट मैं 10 साल बाद में आपको 110 रुपया वापस करूंगा, इसको बोलते हैं जो एक्सेस है। जो एक्सेस है 110 रुपया मैं देने वाला हूँ, लिया तो मैंने सिर्फ 100 रुपया। सो जो भी एक्सेस है वो भी एक कंपनी का कॉस्ट हो गया ना, समझे।
सो इफेक्टिव इंटरेस्ट प्लस जो भी एक्सेस है उसको भी कॉस्ट माना जाएगा, एंड देन नीचे डिनोमिनेटर में जो भी रिटर्न है वो आएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट सेम फॉर्मूला, I इंटू वन माइनस टी प्लस एक्सेस। एक्सेस कैसे करेंगे, जब रिडीम होने वाला है दैट इज 110, सो रिडीम कितना होगा 110, सो रिडीमेबल वैल्यू लेस जो भी नेट प्रोसेस जो अभी मिल रहा है 100 रुपया, सो रिडीमेबल वैल्यू लेस जो जो नेट प्रोसेस है दैट इज 10 रुपीज, ओके, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जब जितना भी ईयर्स के बाद आप रिडीम करने वाले हो दैट विल बी एन, ओके। नाउ रिटर्न कितना होगा, रिटर्न इज आरवी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 एवरेज। अभी ये एवरेज ऐसे ही नहीं लिखा गया है, उसका पीछे एक पूरा एक कॉन्सेप्ट है। सो शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सो आरवी मतलब रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसेस होल डिवाइड बाय 2, ओके। सो ऐसा क्यों, एक्चुअल में आपका रिटर्न कितना है, एक्चुअल में तो आपको नेट प्रोसेड ही मिल रहा है, मतलब 100 रुपये मिल रहा है ना एक्चुअल में, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पर बोला जाता है कि देखो आपको एक्चुअल में 100 रुपया मिल रहा है अभी, बट आपको कितना देना है, 110 रुपया बाद में देना है, 10 साल बाद 5 साल बाद जो भी है, 5 साल बाद आपको 10 रुपया और देना है, मतलब ओके। वो 10 रुपया ये लोग अज्यूम करते हैं ये 10 रुपया आपका नहीं है, वो 10 रुपया एक्चुअल में जो इन्वेस्ट किया जो डेट ले रहा है उनका 10 रुपया है, बट आपको 10 रुपया कब देना है, जब वो रिडीम करेगा तभी देना ना 10 रुपया। सो तब तक दैट 10 रुपीज यू कैन यूज इट फॉर योर कंपनी, आप यूज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर एवरेज लिया जाता है एंड डिवाइड बाय 2 करके ये फॉर्मूला बन जाता है। बहुत इजी था, ओके। नाउ बाय द वे हैंड राइटिंग थोड़ा संभाल लेना, ओके। इलस्ट्रेशन 2 एंड 3, ओके। इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 क्या है, लेट्स चेक दैट आउट। सो इलस्ट्रेशन टू में क्या सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट। सो हमें यहाँ पर भी कॉस्ट ढूंढना है डिबेंचर का, दैट इज केडी ढूंढना है, एंड टैक्स रेट 35% दिया गया है। अभी इन्फो पढ़ते हैं, इन्फो क्या क्या है। कंपनी इशूड 10,000 10% डिबेंचर, सो 10% आपका ये बन जाएगा, परसेंटेज मिल गया आपको, ओके। एट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2017, सो 1 अप्रैल 2017 को इशू किया है, सो एक्चुअल में उनको तभी प्रोसीड्स मिल गया रहेगा, ओके। कितना में 100 तो है प्लस आप प्रीमियम में इशू किए, मतलब 110 मिला रहेगा, सो नेट प्रोसीड आप चेक करोगे 110 है, ओके। नेट प्रोसीड मिल गया आपको 110 मिल गया, एंड मैच्योर कब हो रहा है, टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब 5 साल बाद, 17 से 22 मतलब 5 साल बाद, ओके। ओके, एंड रिडम्शन वैल्यू यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कुछ बताया गया नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि 100 रुपीज़ में ही रिडीम हो रहा है, जो भी फेयर वैल्यू था उसमें रिडीम हो रहा है, हम लोग एज्यूम करेंगे, क्योंकि कहीं पर बताया नहीं गया है कि रिडीम कैसे होने वाला है, सो हम 100 रुपीज़ ही लेंगे, ओके। सो 100 रुपीज़ आपका रिडम्शन वैल्यू बन गया, नेट प्रोसेस 110 हो गया, एंड आपका इंटरेस्ट बन गया 10 रुपीज़, ओके, एंड 5 ईयर्स आपका बन गया। आप फॉर्मूला में डाल, जो फॉर्मूला हमने सीखा है उसमें आप पुटअप करके आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें आप पुटअप करोगे सो आंसर मिल जाएगा, आप स्क्रीन में देख सकते हो, ओके। इजी। नाउ इलस्ट्रेशन 3 क्या है, सबसे पहले क्या पूछा क्वेश्चन, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर अज्यूमिंग 35% टैक्स रेट, केडी ढूंढना है, ओके, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर ढूंढना है, ओके। 35% यहाँ पर भी टैक्स रेट बताया गया है, ओके। सो हम चेक करते हैं, कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर, सो 10% मिल गया आपका, ओके, ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट पार, इशू कितना में किया है, पार में किया है, ओके, मतलब 100 रुपीज़ ही कंपनी को मिला है, ओके, ऑन 1 अप्रैल 2012, ओके। मैच्योर कब होगा, 1 अप्रैल 2022 को होगा, बट कंपनी को क्या चाहिए, द कंपनी वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ इज एग्जिस्टिंग डेट ऑन 1/4/2017, सो 2017 में कितना कॉस्ट हो वो कंपनी को जानना चाहता है, और 2017 में मार्केट प्राइस डिबेंचर का कितना हुआ, 80 हो गया था, ओके। सो हमें पास का तो लेना देना नहीं, ओके। सो तभी एट दैट मोमेंट
2017 में मार्केट प्राइस कितना है 80 था, सो नेट प्रोसीड्स भी उतना ही मिलेगा 80 रुपीज़। ओके, इंटरेस्ट तो 10 है। रिडम्पशन वैल्यू हम अज्यूम यहाँ पर कहीं पर लिखा गया रिडीम डेट ईच एट पार एंड टू बी मैच्योर्ड ऑन। ओके, यहाँ पर रिडम्पशन का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, सो हम पार में ही लेंगे, दैट इज 100 रुपीज़। ओके, एंड पीरियड ऑफ डिमेजर 5 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम यहाँ से 17 तक, कहाँ से 1 अप्रैल 2012 से लेके 1 अप्रैल 2017 तक 5 साल हो जाता है। ओके, एंड आप फॉर्मूला में पुटअप करके आपको आंसर मिल जाएगा। इजी है। नाउ इलस्ट्रेशन 2 एंड 3 ओवर। अभी हम आगे बढ़ने से पहले हमें आईआरआर का कॉन्सेप्ट जानना होगा। आईआरआर क्या होता है, कैसे होता है। ओके, सो एक एग्जांपल के साथ जाते हैं। ओके, डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन पढ़ रहा हूँ पहला। ओके, एंड देन वी विल कम अगेन एट दिस इलस्ट्रेशन। ओके, डोंट वरी। सो हमें बेसिकली आईआरआर बेसिकली क्यों यूज़ किया जाता है, हमें ये जानना पड़ेगा। ओके, आईआरआर बेसिकली कोई रेट है जो नेट इनफ्लो, नेट प्रेजेंट कैश फ्लो, ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू के नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो को जीरो या इक्वल कर देते हैं। ओके, इक्वल करते थे। ओके, देखो, कंपनी आपसे 2000 पैसा ले रहा है आज के दिन, और कंपनी बोल रहा है मैं 1 लाख दूंगा 25 साल बाद। ऐसे ही कंपनी दे देगी? कभी सोचा है? एक रेट होता है जिस वो टाइम का वैल्यू होता है ना, टाइम का वैल्यू। ओके, वो रेट के ऊपर डिपेंड होता है, इसके लिए कंपनी वो 1 लाख दे सकता है। सो दैट पर्टिकुलर रेट जो कंपनी को लगता है कि ये 2500 आज है, एंड ये 2500 फ्यूचर का मतलब 25 साल बाद उसका वैल्यू 1 लाख ही होगा, इसके लिए मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। ओके, एंड उस रेट को हम जानने के लिए हमें आईआरआर मेथड लगाना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली आपको जो नेट इनफ्लो दैट इज 2000, आपको 2000 मिल रहा है, बट आपको कितना देना पड़ रहा है, 1 लाख वापस देना पड़ रहा है, सो दैट विल बिकम आउटफ्लो। सो नेट इनफ्लो एंड नेट आउटफ्लो जहाँ इक्वल हो जाता है, वो कौन सा रेट में, वो हमें ढूंढना पड़ता है इस आईआरआर में। ओके, सो लेट अस अज्यूम हमें कोई सिनारियो था जहाँ पर 2500, आप एज अ कंपनी मैं आपसे 2500 ले रहा था, एंड 25 साल बाद मैं आपको 1 लाख देने वाला था। ओके, देने वाला हूँ। ओके, सो अभी 1 लाख क्या, 1 लाख है फ्यूचर वैल्यू। ओके, अभी मैं एक और कंसेप्ट आपको बताता हूँ, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे ढूंढते हैं। ओके, देखो, डिस्काउंट फैक्टर, या रेट फैक्टर अच्छा प्रॉपर वर्ड हो जाएगा, रेट फैक्टर। देखो, आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, सो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई करके उसको प्रेजेंट वैल्यू को आपको रेट फैक्टर के साथ जोड़ना है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय करना है रेट फैक्टर क्या है, 1+r⁴n। ओके, तो आपको फ्यूचर वैल्यू मिल जाएगा, क्या, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है रेट फैक्टर से। ओके, अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है। ओके, आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, वो कैसे ढूंढेंगे, आपको क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू से डिस्काउंट करना है रेट फैक्टर को। डिस्काउंट मतलब आपको डिवाइड कर देना है रेट फैक्टर को। सिंपल है, बहुत ईजी था। सो यही है, आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट फैक्टर से। ओके, रेट फैक्टर से, एंड उल्टा हो जाएगा, तो मतलब प्रेजेंट वैल्यू आपको ढूंढना है तो फ्यूचर वैल्यू को करना पड़ेगा डिस्काउंट बाय द रेट फैक्टर। ओके, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा रेट फैक्टर। बहुत ईजी है, आपको ये याद रखना चाहिए, इवन आपके लाइफ टाइम के लिए याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो नाउ ये क्वेश्चन में हमें 1,25,000 मतलब 25,000 ले रहे हैं। ओके, इनफ्लो है, एंड 1 लाख भरना पड़ रहा है 25 साल के बाद। ओके,
सो अभी हमें आर ढूंढना है, बेसिकली रेट ढूंढना है, रेट हमें मालूम नहीं। सो हम क्या करेंगे, दो रेट लेंगे, ठीक है। एक ऐसा रेट लेंगे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू को पॉजिटिव में लाए, एंड दूसरा एक ऐसा रेट लेंगे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू को नेगेटिव में लाए, एंड देन हम उसके बीच में कुछ कैलकुलेशन करेंगे, एंड देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो वो कैलकुलेशन क्या होता है, वो कैलकुलेशन का ही नाम है IRR। ओके, सो IRR यहाँ पर आप देखोगे 15% लगाया, 15% आर में डाला, आर आर को सब्स्टिट्यूट किया 15%, सो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रहा है 32, बट हमें कितना चाहिए, 40 चाहिए, 40 चाहिए। ओके, लाइकवाइज आपने 16% लगाया, देन आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मिला 40.874, बट एक्चुअल में कितना चाहिए, 40। सो हम IRR देखते हैं, IRR कैसे क्या होता है। आपको एक्चुअल में चाहिए 40, आपने 15% लगाया, सो आपको 32 मिल रहा है। ओके, लाइकवाइज आप 16% लगाया, दैट इज आपको 40.874। सो ये 40 से कितना दूर है, 15% लगाएगा तो -7.081 दूर है। ओके, 40 से। लाइकवाइज 16% लगाया तो आपको 40.874 मिल रहा है, विच मीन्स 40 से कितना दूर हो गया, 0.874 दूर हो गया। ओके, हमें क्या चाहिए, जहाँ पर 40 हो, एग्जैक्टली 40। सो ये मालूम है कि 15% से कितना दूर, -7.081 जाएगा तो हमें 40 तक पहुंच जाएगा, बट किधर ना किधर स्टॉप तो करना है ना, किधर ना किधर स्टॉप होना है। वो स्टॉप होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बस ऊपर का जो भी न्यूमरेटर है 16% माइनस 15% करना है। सो यहाँ पर 16% माइनस 15% करना है। लाइकवाइज नीचे भी 0.874 माइनस 7.081, एंड बस इसका जो नीचे वाला है उसका आपको साइन चेंज करना, क्योंकि एग्जैक्ट एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये नंबर के ऊपर डिपेंड है। ये परसेंटेज तो आया है, क्यों, क्योंकि वो परसेंटेज के डिफरेंस हमें मालूम होने के लिए, वो एक्चुअल में कितना परसेंटेज दूर है। ओके, बट ये एक्चुअल में ऊपर होना चाहिए था, मतलब न्यूमरेटर में होना चाहिए था। ओके, सो न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर में लिखते हैं, सो उसका क्या होता है, साइन चेंज होता है। सो आप जो भी इधर डिनोमिनेटर में जो भी आंसर मिलेगा उसका बस आपको साइन चेंज करना है। ओके, सो सिंपल है IRR, इसको ही IRR बोला जाता है। ओके, यही है फॉर्मूला। ओके, ये सिंपल वे में आपको मैंने बताया है। ओके, आप चेक कर सकते हो, बहुत इजी है, आपको फॉर्मूला भी बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है IRR का। ओके, सो 15% से कितना दूर उतना लिखने का, एंड देन आपको सिर्फ डिफरेंस लिखना है। ओके, 16% माइनस 15%, एंड देन 0.874 माइनस 7.081, एंड देन जो भी नीचे आएगा उसका बस आपको साइन चेंज कर देना है, एंड आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो सेम चीज़ है यहाँ पर। ओके, आप फॉर्मूला चाहिए तो बाय हार्ट कर सकते हो। ओके, नो इश्यू। सो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, 15% इंटू जो भी है ऊपर। ओके, -7.081, एंड नीचे भी -7.081, एंड देन लेस डिफरेंस बिटवीन दिस 0.874, एंड ऊपर 16% माइनस 15%, हियर ऑल्सो 16% माइनस 15%, एंड आपको आंसर यहाँ पर भी सेम मिलने वाला है। ओके, बहुत इजी था। ओके, सो ये था IRR का कॉन्सेप्ट। ओके, एक्चुअल में है मेथड है, एक्चुअल मेथड है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू मेथड या YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। इसमें क्या देखना है हमें, बस एक्चुअल में देखना पड़ता है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है। जो भी हम फ्यूचर में ऐसा बोलते हैं, आज आपसे सिर्फ 100 रुपया लूंगा, मैं फ्यूचर में 1000 दूंगा, एक्चुअल में क्या यील्ड, एक्चुअल में क्या मिल रहा है, वो हमें देखना पड़ता है इसमें प्रेजेंट वैल्यू मेथड में। सो इसमें सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गया हो, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, सबसे पहले आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई रेट फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू में। ओके, बट आपको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, देन आपको फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट कर देना पड़ेगा रेट फैक्टर से। सो यहाँ पर आप वही देख रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू को ढूंढने के लिए फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट किया गया रेट फैक्टर से। ओके, इजी। नाउ इलस्ट्रेशन 4 एंड 5। सो इलस्ट्रेशन 4 जो हमने ऑलरेडी सीख चुका है, बट हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो
कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेट इफ देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, हमें डेट, यहाँ पर भी डेट ही ढूंढना है। ओके, सो यहाँ पर क्या दिया है, IDB इश्यूड जीरो इंटरेस्ट डीप, जीरो इंटरेस्ट मतलब आप इंटरेस्ट है ही नहीं यहाँ पर। ओके, जीरो इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स ऑफ वैल्यू 1 लाख, ऑफ वैल्यू 1 लाख ईच इश्यूड एट 2500, इशू कितना 2500, मतलब कंपनी ने सिर्फ 2500 ही लिया है। ओके, पब्लिक से, बट वो जब जब भी डिस्काउंट करेगा, जब भी इशू रिडीम होगा, तभी वो कंपनी कितना 1 लाख फिर वापस उनको लौटा देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको एंड रिपेबल आफ्टर 25 ईयर्स, रिपेबल आफ्टर 25 ईयर्स। ओके, सो एज आपको यहाँ पर दिख रहा है इंफॉर्मेशन पूरा, मतलब ना ही इधर टैक्स रेट है। ओके, ना ही इधर रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू तो है, ठीक है। आपको इंटरेस्ट भी नहीं बताया, मतलब 0% है। सो इससे, इस इंफॉर्मेशन में आपको खुद खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा, हाँ ये जो हमने और जो प्रीवियस दो फॉर्मूला पढ़े हैं रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल डिबेंचर के लिए, वो दो लगने नहीं वाला है। ओके, यहाँ पर हमें यील्ड टू मैच्योरिटी या प्रेजेंट वैल्यू मेथड ही लगाना पड़ेगा। ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाएंगे। ओके, फ्यूचर एफ वी इजकल टू पी वी इंटू 1+r⁴n, देन आप सब्सटीट्यूट करेंगे, आपको आर ढूंढना है। आर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो ऐसा परसेंटेज अज्यूम करना पड़ेगा जिससे एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव आ जाए, एंड देन आप IRR मेथड लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, आपको एक्चुअल में वो परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, सो दैट वाज इलस्ट्रेशन नंबर I think 4. Okay, illustration 4 got over. Now illustration 5. Illustration 5 क्या बोलता है, calculate the bonds present value for an investor if he expects a minimum rate of return of 6%. Okay, सो बॉन्ड का हमें प्रेजेंट वैल्यू, सो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन ही बोल रहा है। ओके, सो इफ ही एक्सपेक्ट सम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, 6% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। ओके, सो ये क्या है, आरबी इन्फो पढ़ते हैं। RBML इज प्रपोजिंग टू सेल अ 5-year बॉन्ड ऑफ ₹1000 of ₹5000 at 8%, so 8% of interest per annum. The bond amount will be amortized equally over its life. So amortize equally मतलब 5,000 5 साल में, मतलब एक एक हज़ार आपको आप 5,000 तो दोगे। ओके, आज 5,000 दोगे, कंपनी क्या करेगी, आपको 8% देंगे, 8% तो आपको इंटरेस्ट देंगे, प्लस एक पहला साल में आपको 1,000 वापस करेंगे, दूसरा साल में आपको और एक 1,000 आपको वापस लौटा देंगे, प्लस 8% इंटरेस्ट भी देंगे। थर्ड थर्ड पीरियड में आपको वापस एक और 1,000 लौटा देंगे। सो इस तरीके से चलेगा। ओके, सो क्या होगा, कैसे होगा, फर्स्ट ईयर आपको 1,000 मिलेगा, प्लस आपको इंटरेस्ट जो है मिलेगा, लाइक वाइज सेकेंड ईयर 1,000 मिलेगा एंड इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे ढूंढते हैं, ओके, सिंपल है, 5,000 इंटू इंटरेस्ट रेट आपको फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा। सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर आपका 1,000 आपको लौटा दिया ना, सो 1,000 कम होगा, सो 4,000 के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल। सो 4,000 के ऊपर 8% लगाएगा तो 320 रुपीज़, ऐसा आप आगे चेक कर सकते हो, बहुत सिंपल है। ओके, सो ये आपका कैश फ्लो मिल जाता है। ओके, सो ये आपका कैश फ्लो मिल गया, 1,400 मिलने वाला है, 1,320 मिलने वाला है, लाइकवाइज 1,240 मिलने वाला है थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में 1,160 मिल रहा है, एंड फिफ्थ ईयर में 1,080 मिलने वाला है। ये है फ्यूचर वैल्यू, ये मिलने वाला है। ओके, फ्यूचर वैल्यू, बट हमें उसको प्रेजेंट में लाना है, आज के दिन प्रेजेंट वैल्यू मेथड का वही मतलब है ना, प्रेजेंट में लाना है। ओके, सो आपको प्रेजेंट कोई चीज़ फ्यूचर को उसको प्रेजेंट में लाना है, क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करने का रेट फैक्टर को। सो यहाँ पर एस हमने क्वेश्चन में पढ़ा 6% है, सो आप 1+r⁴n, मतलब जो भी पीरियड है वो आप उससे डिस्काउंट करके आपको मिल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। ओके, इजी। सो एक्चुअल में सच बोलूँ, यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, देखो आप 5,000, आपसे 5,000 ले रहे हैं एंड कंपनी आपको ऐसा बोल रही है कि कंपनी आपको 8% देगा, प्लस आपको हर साल 1,000 लौटाएगा। ओके,
बट एक्चुअल में जब वो प्रेजेंट वैल्यू में आता है तभी कंपनी का एक्चुअल कितना आउटफ्लो होता है। एक्चुअल जो आउटफ्लो है होता है सिर्फ 5262 है। सो एक्चुअल में कॉस्ट क्या होता है, 262 रुपीज़ ही कंपनी का जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है। ओके, सो ये इजी कॉन्सेप्ट था ये भी। ओके, सो दैट वाज इलस्ट्रेशन 5 डन विद इलस्ट्रेशन 4 एंड 5। एक चीज़ याद रखो, इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू हायर रिटर्न्स। जितना जितना हायर रिटर्न्स मिलेगा उधर उधर इन्वेस्टर पीछे भागेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल 3 दिखते क्या है। सो एग्जाम्पल 3 आपको बताओ, मेन देखो सेम है, कुछ फ़र्क नहीं इसमें। इसमें मेन चीज़ जो है ना वो है कि एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर्स विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर। कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। ओके, एक तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, एंड या फिर डिबेंचर में रख सकते हो। ओके, सो कैश वैल्यू ऑफ डिबेंचर, सो कैश वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स 100 है। ओके, 100 ऑलरेडी बताया गया है। एंड बट इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना होगा, द 10 शेयर्स है, सो 10 शेयर्स। ओके, एंड द करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर का 12 है। एंड ऐसा बोला जाता है ग्रोथ रेट है 5% का। सो आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करोगे, सो 10 शेयर्स तो मिलेगा। ओके, बट कितना कितना रेट में मिलेगा, 12, उसका ग्रोथ रेट 5 एट द 5 ईयर्स में। सो आपको ये मिल जाएगा, आपको 153 रुपीज़ यहाँ पर मिलेगा। सो इन्वेस्टर क्या चूज़ करेगा, 100 रुपया या 153? 153। सो बस यही है और सब सेम है। सो रिडम्पशन वैल्यू आपको बस ये याद रखना है, इन्वेस्टर्स कभी भी हायर रेट में अट्रैक्ट होता है एंड आपको हायर रेट में ही जाना है। सो 153 आपको रिडम्पशन वैल्यू लेना है। ओके, एंड बस आपको जो भी फॉर्मूला है उसमें सिर्फ पुटअप करना है एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, इजी था। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, सो डेट कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिंपल शेयर होता है जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको केपी से डिनोट किया जाता है। ओके, सो कॉस्ट, इनका कॉस्ट क्या है, शेयर का कॉस्ट क्या होता है, शेयर का कॉस्ट क्या होता है, डिविडेंड। ओके, सो मेजर कॉस्ट होता है डिविडेंड। ओके, सो इरिडीमेबल का क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन जो भी प्राइस होगा दैट। रिडीमेबल मतलब वही कॉस्ट अपॉन रिटर्न। ओके, सो कॉस्ट क्या होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, रिटर्न क्या होगा, प्रेफरेंस का शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओके, जो कंपनी को मिलेगा एक्चुअल में जो कैश फ्लो आएगा। रिडीमेबल, रिडीमेबल सेम जो डेट में हमने सीखा वही, बस यहाँ पर देखो ये याद रखना, प्रेफरेंस शेयर को कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, सो यहाँ पर इंटरेस्ट वाला मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला जो कॉस्ट का एलिमेंट था ना वो नहीं आएगा एंड बाकी सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा सेम एज इट इज। ओके, सो आप चेक कर सकते हो सेम फॉर्मूला है, बस इधर प्रेफरेंस डिविडेंड है एंड देन एवरीथिंग एल्स इज सेम। ओके, ये याद रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो उसको नेट ऑफ किया जाता है कभी भी। ओके, सो अभी इलस्ट्रेशन 6, 7 एंड 8 चेक करते हैं। सो इलस्ट्रेशन 6 क्या पूछा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमें प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढना है। सो दो तरीके, दो फॉर्मूला हमने सीखा है। ओके, ये या ये। ओके, सो हमें चेक करना पड़ेगा रिडीमेबल है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब हम एज्यूम करेंगे रिडीमेबल है। सो XYZ एंड कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ₹95। सो 95 मिलने वाला है आपको एंड 10 रुपीज़ 10% है प्रेफरेंस शेयर का। सो 10 हो जाएगा आपका रेट एंड आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ओके, दैट वाज इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 7 क्या पूछता है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट पूछा गया है। इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफरेड स्टॉक एट 100 पर शेयर विद अ स्टेटेड डिविडेंड, डिविडेंड कितना 12। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 3%। ओके, सो डिविडेंड 12 है, सो ऊपर कितना होगा 12 होगा, नीचे कितना होगा, नीचे जो नेट प्रोसीजर होगा यहाँ पर 100 दिया है बट
आपको ये याद रखना था कि फ्लोटेशन कॉस्ट कभी भी नेट ऑफ किया जाता है, क्योंकि 100 रुपया एक्चुअल में पूरा 100 नहीं जाता, जो भी बीच में जो कमीशन सब है दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, वो कम करके ही मिलता है कंपनी को। सो 100 में से 3% लेस करेगा तो आपको 97 मिल जाएगा। सो एंड आपको आंसर आपका मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 7 ऑल्सो डन। इलस्ट्रेशन 8, ओके। सो इलस्ट्रेशन 8 क्या है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। सेम प्रेफरेंसेस का कॉस्ट ढूंढना है। एक्सपाइजी लिमिटेड इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंसेस ऑफ 100 ईच एट 95 ईच, ओके 95 ईच। द कंपनी प्रपोज टू रिडीम, यहाँ पर रिडीम होगा, ओके, प्रेफरेंसेस एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। सो रिडीम होगा तो हमें ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, एंड बाकी और कुछ फ़र्क नहीं है, एज इट इज़ आपको लिखना है, ओके। आपको फॉर्मूला में पुटअप करना है एंड आपको आंसर मिल जाएगा। सो इलस्ट्रेशन 8 ऑल्सो डन, ओके। नाउ गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डिनोट किया जाता है के ई से, ओके। इक्विटी का क्या क्या कॉस्ट हो सकते हैं? देखो, एक होता है डिविडेंड, ओके, नॉर्मल डिविडेंड मिलते हैं, ओके। दूसरा एक ग्रोथ, ओके। देखो, शेयर कैप कैप जो शेयर है, शेयर का वैल्यू भी तो बढ़ता है, ओके। सो जो भी एक्सेस होता है वो भी तो कॉस्ट बन जाता है कंपनी को वापस रिटर्न करने के लिए। सो ग्रोथ भी होता है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच में डिविडेंड ऊपर होगा एंड देन जो प्राइस है, ओके, उस शेयर का प्राइस वो नीचे आ जाएगा, ओके, कि वो शेयर मिलेगा तो शेयर का इनफ्लो हो जाएगा, नेट प्रोफिट बन जाएगा, डिविडेंड क्या होगा, कंपनी का कॉस्ट बन जाएगा, डी अपॉन पी ओ। लाइकवाइज अर्निंग्स ई अपॉन प्राइस, ओके। ग्रोथ अप्रोच में क्या होगा, के विल बी डी1, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कितना एक्सपेक्ट करेंगे एक इन्वेस्टर, कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज डी1 अपॉन प्राइस, ओके, एंड प्लस ग्रोथ, ओके। लाइकवाइज दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पर सिर्फ फ्लोटेशन को लेस किया जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस किया जाता है, ओके। ग्रोथ रेट को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? ग्रोथ रेट का गॉर्डेंस ग्रोथ मॉडल बताया जाता है, जी इक्वल टू बी इंटू आर, ओके। बी क्या है, आर क्या है, रिटेंशन रेशियो होता है। बी बेसिकली वो रिजर्व का रेशियो होता है जितना आप यूज़ कर सकते हो, ओके। एवरेज मेथड में आप बेसिकली डी ओ बेसिकली डी ओ विल बी इक्वल टू डी एन प्लस 1 प्लस जी रेस टू एन, ओके। सो ये एवरेज मेथड होता है, एंड यहाँ पर आप फॉर्मूला को जी को ढूंढना है, हमें तो ग्रोथ ढूंढना है ना। सो ग्रोथ जी को हम जो जी को आप कैलकुलेट करोगे तो यही आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ओके। आप इस फॉर्मूला को वर्कआउट करेगा तो यही आपको मिलेगा, ये आपको सिर्फ बाय हार्ट करना है, ओके। नाउ अभी ये सब हमने सीखा, अभी पहले चेक करते क्या है ये सब, ओके। डी या डी1 उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ओके। पी मतलब पी जीरो या पी ओ बोलते हैं, ओके, जिसको मार्केट प्राइस बोला जाता है। यहाँ पर एक्स डिविडेंड होता है, मतलब एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड नहीं किया जाता है। ई मतलब करंट अर्निंग, ओके। पी मतलब मार्केट प्राइस, सेम, ओके। D1 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड। जी मतलब कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड। एफ फ्लोटेशन कॉस्ट। डी ओ मतलब करंट डिविडेंड, डी ओ मतलब करंट डिविडेंड। बी मतलब अर्निंग रिटेंशन रेशियो रेट जो ऑलरेडी बताया गया हो। आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड, ओके। आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बी मतलब बीटा कोएफिशिएंट। आर एम मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। सो ये तीन चीज़ क्या था, ये लास्ट, बाकी सब तो समझ आ गया, बट ये लास्ट तीन चीज़ क्या था? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो क्या है, ये सीखते हैं। देखो, हमने यहाँ तक सीख लिया, ओके। जी कैसे ढूंढते हैं, ग्रोथ कैसे ढूंढते हैं, वो सीख लिया, ओके। नाउ आगे रियलाइज इज अप्रोच बेसिकली, यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न माना जाता है। जो भी रियलाइज रेट मतलब रियलाइज किया गया, पास्ट में कितना रिटर्न आया है, पास्ट में कितना रिटर्न मिला गया है, ओके, इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया गया है, वो ही कॉस्ट माना जाएगा इन टूडेज डेट, ओके। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। कैपेम अप्रोच,
कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच क्या होता है, देखो बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड कुछ नहीं है। देखो रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट मतलब एफडी रेट, सेविंग रेट, ये याद रखना। ओके, रिस्क फ्री रेट मतलब 5%, समझो कोई आपको 5% दे रहा है। ओके, 5% दे रहा है। ओके, कंपनी का क्या होता है, कभी भी 5% से ज़्यादा ही देते हैं शेयर। ओके, सो 5% से ज़्यादा मतलब समझो वो कंपनी 12% ऑलमोस्ट पिछले साल दिया गया है। ओके, 12% पिछले साल, पिछले 10 साल 12% दे रहे हैं। ओके, सो 5% तो पक्का देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो रिस्क फ्री रेट है, कंपनी को 5% तो देना ही पड़ेगा कॉस्ट। ओके, सो आरएफ तो आएगा ही आएगा, प्लस जो आरएफ से ऊपर है, मतलब 5% है, 5% से ऊपर मतलब जो भी 7%, मतलब 12% होने के लिए कितना, 7%। सो जो भी 7% है वो कंपनी कमाएगी कि नहीं, कमाएगी कि नहीं वो तो मालूम नहीं, वो डिपेंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर। सो वो फैक्टर को बोला जाता है बीटा कोएफिशिएंट। ओके, सो बी विल डिनोट एज बीटा कोएफिशिएंट। एंड आर एम माइनस आर एफ ऑलरेडी जो बता चुका है, आर एम मतलब RM मतलब मार्केट में जो मिल रहा है दैट इज 12%। ओके, एंड RF मतलब रिस्क फ्री, मतलब 12% माइनस 5% दैट इज 7%। वो 7% जो ऊपर का जो 7% है वो मिलेगा कि नहीं वो बीटा के ऊपर डिपेंड है। पर रिस्क फ्री रेट तो आपको देना है, 5% कॉस्ट गारंटी है, 5% आपका कॉस्ट है, प्लस ऊपर का जो है वो भी कॉस्ट आ सकता है, पर वो बीटा कोएफिशिएंट में डिपेंड है। सो ये सिंपल फॉर्मूला आता है कैपेम अप्रोच में। ओके, इजी। सो नाउ लेट्स गो फॉर इलस्ट्रेशन 9, 10, 11 एंड 12। सो जल्दी जल्दी देखते हैं 9, 10, 11 एंड 12। सो इलस्ट्रेशन 9 में क्या बोला, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। सो 55 क्या है, शेयर का प्राइस है, सो मिल जाएगा कंपनी को। एंड कितना है डिविडेंड, कंपनी हैज पेड डिविडेंड, 1 रुपया दिया था, डिविडेंड पे किया था। सो हमें क्या एक्सपेक्टेड डिविडेंड देखना है। सो ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। एक्सपेक्टेड कितना, 10% ग्रो होने वाला है। सो D1 अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। ओके, तो D1 का D1 कैसे ढूंढते हैं, DO जो भी लास्ट वाला डिविडेंड है वो प्लस 1 प्लस G। ओके, सो आप फॉर्मूला लगाकर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इलस्ट्रेशन 9 डन। इलस्ट्रेशन 10 क्या है, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ही सोल्ड द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1128 में बेचा गया है। सॉरी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या था, रियलाइज यील्ड अप्रोच बताया गया था कि रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, जो भी रेट ऑफ रिटर्न पिछले साल में दिया है वही आपका कॉस्ट बन जाता है। ओके, सो हमें रेट ऑफ रिटर्न को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहला, एंड देन आपको मिल जाएगा कॉस्ट क्या है। ओके, सो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक तो है कि 1128 आप सेल कर रहे हो। ओके, 1% मिस्टर मेरा जो भी है वो सेल कर रहा है, बट उसको क्या क्या मिल रहा है, वो उसको मिल रहा है 10% डिविडेंड मिल रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सो 10% डिविडेंड मिल रहा है 1000 के ऊपर, दैट इज आप देख सकते हो 100 रुपीज़ 5 साल के लिए मिल रहा है। एंड देन 6th ईयर भी आप जब सेल करोगे, मिस्टर मेहरा जब सेल करोगे उसको 1128 उसको मिल जाएगा। ओके, सो ये है पूरा। ओके, इसको आपको रिटर्न एक्चुअल में प्रेजेंट में कितना है वो कभी भी दिखना है। सो आप देख पाओगे, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न 12। ओके, हाँ, एक चीज़, ये चीज़ में थोड़ा एक डिफ़िकल्टी आ सकता है आपको, उसका भी एक सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, देखो इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है कि डिस्काउंट फैक्टर कितना परसेंटेज में लेना है। ओके, वो हमें गेस करना पड़ेगा, गेस वर्क करना पड़ेगा। एक तो गेस वर्क करना पड़ेगा, 2% लगाना पड़ेगा, देन IRR करना पड़ेगा, एंड देन आपको मिल जाएगा आंसर। एक है,
बट आपको दूसरे तरीके से ढूंढना है, आपको ऐसा अप्रॉक्स कितना है। सो बेसिकली आपको देखना है कि रिटर्न का परसेंटेज कितना है, सिंपल है, रिटर्न का परसेंटेज कितना है वो देखना है। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो मेरा 1000 रुपया परचेस, 1000 रुपया का ले रहा था एंड देन वो सेल कर रहा था 1128। ओके, सो कितना रिटर्न मिला उसको चेक करते हैं। ओके, आपके लिए कैल्सी ओपन कर रहा हूँ, वेट अ सेकेंड, सो आपको भी पता चले कि कैसे ढूंढेंगे। स्क्रीन में देखिए, हाँ। ओके, सो आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, सो 1128 लेस 1000, ठीक है। आई नो आपको आता ही होगा इतना, तो 128, ठीक है। सो 128 मिल रहा है डिवाइड बाय 1000। ओके, कितना, इंटू 100 भी कर लेते हैं आपके लिए, इंटू 100, सो 12%, 12.8%। ओके, अभी कुछ भी हो सकता है, 13% भी हो सकता है, 14% भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, बट ये एकदम अप्रॉक्स, मतलब कुछ आप कुछ गलत, एकदम गलत रेट ना ढूंढे, एटलीस्ट उससे तो अच्छा ये है। ओके, सो आप चेक भी कर सकते हो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 12% ही है। ओके, इसका आंसर 12% ही है। ओके, यहाँ पर 12.8 है बट एक्चुअल में आंसर 12% होता है, हल्का सा फर्क है। ओके, सो अब डिस्काउंट फैक्टर 12% येलो ने क्या किया है, एज्यूम किया गया है, अप्रोक्सीमेट लिख के, इनको भी नहीं मालूम, इंस्टीट्यूट को भी नहीं मालूम, उन्होंने 12% कैसे लिया उनको भी नहीं मालूम, उन्होंने एज्यूम किया है। ओके, एंड बच्चों को बोला कि ढूंढो ढूंढो। ओके, बट आपको एक मेथड बताया है। ओके, सो आप उससे चेक कर सकते हो। सो 12% लगा के आपको आपका प्रेजेंट वैल्यू ऐसा मिलना चाहिए जो 1000 इक्वल हो। ओके, ओके, सो जैसे वो इक्वल हो जाएगा, आपका जो भी फैक्टर, जो डिस्काउंट फैक्टर जो भी लगा है वही आपका आंसर बन जाता है। सो यहाँ पर 12%, therefore the realized rate of return may be taken as 12%, this 12% will be the cost of equity। इजी था, बहुत इजी अप्रोच है ये भी। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 11। ओके, इलस्ट्रेशन 11, सो यहाँ पर कुछ डिविडेंड का, डिविडेंड शेयर का डिविडेंड दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड प्राइस भी दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इनको क्या चाहिए, क्वेश्चन की तरह। इसका क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज यील्ड अप्रोच। रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या होता है, बेसिकली कितना रिटर्न मिला उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी देखो, प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग, एक आदमी और 9 रुपया का प्राइस मतलब शेयर लिया, 9 रुपया से उसने शेयर लिया, सो उसको क्या मिलेगा, एक तो उसको डिविडेंड मिलेगा 1 रुपया का, प्लस वो शेयर एक साल होते होते वो 9.75 बन जाएगा। ओके, सो दो चीज होगा। ओके, 9 रुपया उसने दिया है, उसको 1 रुपया का डिविडेंड मिलेगा, प्लस वो 9.75 भी उसको मिल जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको आगे भी करना है, एक और बता देता हूँ आपको। 9 पॉइंट, यहाँ पर दूसरा एक पर्सन है वो 9.75 दिया है, सो उसको क्या मिलेगा, एक तो 1 रुपया का डिविडेंड मिलेगा, प्लस वो 9.75 वाला शेयर कितना होगा, 11.50 बन जाएगा। ओके, होते होते, सो 1 रुपया डिविडेंड देन 11.50, वो कितना देगा, सिर्फ 9.75 रुपया ही देगा। ओके, एंड आपको आपका यील्ड मिल जाएगा, एक्चुअल में कितना मिला है, यील्ड कितना मिला है वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो आप ऐसा 4 साल के लिए कर सकते हो। ओके, क्यों 4 साल के लिए, क्योंकि पाँचवा साल कर भी नहीं पाओगे। देखो 10.60 है, 10.60 देगा तो आपको 1.15 डिविडेंड मिलेगा, बट वो 10.60 कितना होगा, वो शेयर का वैल्यू कितना होगा आगे वो नहीं मालूम। ओके, सो सिर्फ 4 साल का करना है। ओके, 4 ईयर्स। ओके, सो 4 ईयर्स ढूंढेंगे तो आपको ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। ओके, ज्योमेट्रिक मतलब आपको यील्ड तो मिल गया, 4 4 साल का,
वो कितना होगा, ओके, वो कितना होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज में कितना होगा वो आपको चेक करना है। सो आपको यील्ड ढूंढना है, ज्योमेट्रिक मीन लगाना है, ओके, सिंपल है। ये सारे को दी होल रेज टू 1/n-1 करना है एंड आपको आपका परसेंटेज मिल जाएगा। ओके, वेर इज दी इलस्ट्रेशन, illustration number 11, ओके। एंड नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या है, जल्दी जल्दी सीखते हैं। ओके, सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का हमें कॉस्ट ढूंढना है। रिस्क फ्री रेट इक्वल, मतलब 10% रिस्क फ्री है, मतलब 10% तो देना ही है। सो 10% से ऑफकोर्स उससे ज़्यादा ही कॉस्ट होगा। सो 10% लिख दिया आपने। फर्म बीटा बीटा कोएफिशिएंट 1.75 है, 1.75 है। एंड मार्केट वो जो कंपनी हो कभी कभी मतलब एट द रेट मार्केट रेट 15% देती है। सो 15%, 10% कितना डिफरेंस है, 5%। 5% का श्योरिटी नहीं है वो कितना देंगे, पर 5% का श्योरिटी है कि 1.7 टाइम्स उस कंपनी ने दिया है। सो ऑफकोर्स आपको 10% तो देना है प्लस 1.75 ऑफ 5% देना है। सो आपको 18% का कॉस्ट बन जाता है। ओके, इजी था। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ऑल्सो डन। नाउ गोइंग टू अनदर कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में जो जो सीखा है वो सेम होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ओके, सो 1 by 1 सीखते हैं। इलस्ट्रेशन 13, 14 एंड 15। इलस्ट्रेशन 13, ओके। सो क्वेश्चन किधर है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज कॉस्ट ऑफ अर्निंग। इक्विटी शेयर भी ढूंढना एंड आपको रिटेन अर्निंग भी ढूंढना। ये याद रखना, कभी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि रिटेन अर्निंग में आपको कुछ इशू करना नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट होता नहीं है। तो कॉस्ट रिटेन अर्निंग का कॉस्ट कभी भी कम ही होगा। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखना है। इफ इशू प्राइस विल बी 190 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5। सो 19 कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते पहला, नॉर्मल जो हम लोग करते थे ग्रोथ मॉडल में, D1 अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। ओके, D10 है। ओके, सॉरी, एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 10। ओके, सो D1 एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 10 है एंड आपको 190 पर शेयर मिल रहा है, पर फ्लोटेशन कॉस्ट 5 रुपया घट जाएगा एंड ग्रोथ रेट है आपका 5%। सो प्लस 5 आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। नाउ रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग में सेम फार्मूला है, यहाँ पर भी सेम फार्मूला है, बस ये याद रखना यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि वो रिटेन कर रहे हैं ना, कंपनी रिटेन कर रही है, वो इशू या कुछ मचपच नहीं कर रही। ओके, सो वहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आएगा। सो 10 अपॉन कितना है, 200 है आपका पर शेयर। इक्विटी जो भी शेयर हो वही होगा ना आपका रिटेन अर्निंग, तो सो 200 एंड देन प्लस ग्रोथ आपका मिल जाएगा। कभी भी ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस सॉल्यूशन में भी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 10% है, पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.4 है, मतलब कभी भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होता है रिटेन अर्निंग से। ओके, सिंपल था इलस्ट्रेशन 13। नाउ इलस्ट्रेशन 14, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। यहाँ पर भी आपको रिटेन अर्निंग का कॉस्ट ढूंढना है। सिंपल, D1 अपन P0 प्लस जी। D1 क्या एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कैसे ढूंढेंगे, जो पिछला वाला डिविडेंड है प्लस जो ग्रोथ रेट है वो ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो, इस क्वेश्चन से आपको इन्फो मिल जाएगा, आप आंसर पुटअप कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 14 ऑल्सो डन। इलस्ट्रेशन 15, ओके। सो इलस्ट्रेशन 15 सेम जो हमने अभी जस्ट सीखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए, सेम रिस्क फ्री प्लस बीटा कोएफिशिएंट एंड जो भी डिफरेंस है उसका बीटा कोएफिशिएंट लेके हमें देखना है। सो ये यहाँ पर 7% दिया है एंड 6% दिया है डिफरेंस एंड आपका बीटा कोएफिशिएंट दिया, आपको पुटअप करेगा तो आपको रिटर्न अर्निंग मिल जाएगा। ईजी था। इलस्ट्रेशन 15 ऑल्सो डन। ओके, सो कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग ऑल्सो डन concept. Now comes the WACC, weighted average cost of capital. ओके, weighted average cost of capital मतलब जो भी हमने कॉस्ट ढूंढना है, हर तरह की कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ओके, ये सब कॉस्ट को पर्टिकुलर वेट देना। ओके,
सो एक तो है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग वेट दे सकते हो, एंड एक है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ओके, सो सिंपल है। देखो बुक में आप मतलब एग्जांपल आप देख सकते हो, आपका बुक में ऐसा ऐसा आपका अमाउंट दिया गया है, सो उसका अकॉर्डिंग आपको वेट ढूंढना है। आप परसेंटेज में ढूंढ रहे हो तो आपको कॉस्ट भी परसेंटेज में लिखना होगा, ये याद रखना। आप पॉइंट्स में ढूंढ रहे हो तो वेट पॉइंट 0.25 कर रहे हो, 0.1 कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी 0 पॉइंट में ही करना पड़ेगा। एंड देन WACC मतलब वेट इंटू कॉस्ट है, आपको वेट इंटू कॉस्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा एवरेज कैपिटल का कॉस्ट कितना है, 7%। यहाँ पर कॉस्ट कितना था, 10% रिटर्न अर्निंग का था, 11% इक्विटी शेयर कैपिटल का था, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का था, 6% लॉन्ग टर्म डेट्स था। बट हमने वेट के अकॉर्डिंगली हमने चेक किया था एवरेज कितना आया, पूरा टोटल कैपिटल का एवरेज कॉस्ट आया 7.95। ओके, सो इसको ही वैक मेथड बोला जाता है, बहुत सिंपल मेथड है। ओके, सो अभी इलस्ट्रेशन 16 17 करते हैं एंड देन 18 करेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन 16। ओके, क्या पूछ रहे, कैलकुलेट वैक यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। हाँ ठीक है, इफ देर आर नो अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है तो आपको ढूंढना है। ओके, वैक ढूंढना। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी, कॉस्ट दिया गया, इक्विटी का कॉस्ट दिया 10.4, रिटेन का भी दिया 10%। देर आर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़, 50,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये का, मतलब 5 लाख इक्विटी शेयर है। रिटेन अर्निंग कितना है, 15 लाख है। सो एंड मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर इज 50। सो जो ये रेशियो है, जो बुक वैल्यू है 5 लाख इज टू 15 लाख, 5 लाख इज टू 15 लाख, वो आपको सिर्फ मार्केट प्राइस में लगाकर यहाँ पर तो सेम ही आएगा, जो है 5 लाख इज टू 15 लाख, जो रेशियो वही आएगा क्योंकि सेम है, सब कुछ सेम है इसके लिए। ओके, बताता हूँ। बुक वैल्यू 5 लाख हो गया, इक्विटी कैपिटल का सिंपल है यार, बताता हूँ। 50,000 इंटू 10 आपका 5 लाख बन जाता है। ओके, रिटेन अर्निंग 15 लाख डायरेक्टली दिया गया, ये था बुक वैल्यू। आपको इसको मार्केट वैल्यू करना है। सिर्फ मार्केट जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है, बस जो 50 रुपीज़ मार्केट प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करना है दोनों, एंड देन आप उस रेशियो में डिवाइड कर दोगे, आपको सेम 6,25,000 एंड 18,75,000 का वेट मिल जाता है, मतलब मार्केट वैल्यू मिल जाता है आपको। एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप वेट परसेंटेज में भी दे सकते थे, 25% लिख सकते थे, 75% लिख सकते थे, बट आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप पॉइंट में लिख रहे हो तो आपको कॉस्ट भी पॉइंट में लिखना पड़ेगा। सो जो कॉस्ट दिया गया था 10.41 एंड 10%, वो आपको पॉइंट में लिखना है, एंड देन उसको मल्टीप्लाई करके आपको देखना है कि कितना है वैक। ओके, सो 10.10% इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओके, नाउ इलस्ट्रेशन 17। ओके, सो यहाँ पर भी हमें बुक वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू वेट के अकॉर्डिंग आपको वैक कैलकुलेट करना है। आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मार्क बुक बुक का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मार्केट का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, एंड यहाँ पर कॉस्ट नहीं दिया गया है, कॉस्ट। ओके, कॉस्ट नहीं दिया है, यहाँ पर आपको कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। इस इलस्ट्रेशन में आपको बेसिकली कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहला कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बहुत सिंपल है, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹4 फ्लोटेशन ऑफ मार्केट प्राइस 24। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला D1/P0 लेस फ्लोटेशन प्लस ग्रोथ। ओके, सो D1 कितना है, डिविडेंड 1 है। ओके, ग्रोथ 5% है, 24 रुपीज़ मार्केट शेयर है, एंड 4 फ्लोटेशन कॉस्ट है। आप सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ डेट कैसे ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट ढूंढेंगे आपको करंट मार्केट प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, देखो कॉस्ट ऑफ डेट ऐसे ही आप ढूंढ नहीं पाओगे। ओके, कॉस्ट ऑफ डेट आपको यहाँ पर बताया गया है कि यूज YTM मेथड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, YTM मेथड यूज करने बोला है। ओके, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। ओके, सो यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे, आपको है ना सबसे पहले अप्रोक्सीमेट मेथड ढूंढना पड़ेगा। ओके,
क्या था वो, आई इंटू वन प्लस जो था इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी दी होल डिवाइड बाई एन, एंड देन आर वी प्लस एन पी दी होल डिवाइड बाई टू। वो वाला फॉर्मूला लेके आपको अप्रोक्सीमेट रेट मिल जाएगा, ओके, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मिल जाएगा। वो कॉस्ट को लेके आप देन आप ये वाला मेथड लगाओ, YTM मेथड, ओके, यील्ड टू मैच्योरिटी मेथड। सो यील्ड टू मैच्योरिटी बहुत सिंपल था कि कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो उसको इक्वल करना, वो डिस्काउंट वो रेट को ही कॉस्ट माना जाता है, ओके। सो इसमें यील्ड कितना आ रहा है 100.8। 100.8 कैसा होता है, लेट्स सी। सो डिबेंचर 4% आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है, एंड 100 पर डिबेंचर है, ओके, 100 पर डिबेंचर है, एंड फ्लोटेशन 4% है, ओके। एंड देन आप चेक कर सकते हो और कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या। ओके, हाँ, ये याद रखने का, कभी भी फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस के ऊपर लगा, देखो मार्केट प्राइस जो है वो ही देगा ना, वही इन्वेस्टर्स उतना पैसा देगा ना मार्केट प्राइस, ओके। सो मार्केट प्राइस उतना देगा बट उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस होगा, ओके। सो जो मार्केट प्राइस है 105, 105 से आपको लेस करना पड़ेगा 4%, ओके। आपके लिए फिर कैलसी खोलता हो। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 105 का हम, या डायरेक्टली 4% लेस करके देखते हैं। 4% लेस करने की जगह कुछ और ही हो गया, एक मिनट। 105 का 4%, ओके, सो 0.04 लेस 105। सो 100, ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, 100.8, ओके। सो 100.8 आता है आपका इनफ्लो, ओके। सो यहाँ पर येलो ने, देखो कोई भी पर्सपेक्टिव से आप लगा लो, ओके, ये यील्ड टू मैच्योरिटी अप्रोच, कोई भी पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हो, क्योंकि बस बेसिकली ये देखना है इनफ्लो एंड आउटफ्लो वो इक्वल हो जाए, ओके। उसी को उस जिस रेट में है उस रेट को आप कॉस्ट माना जाता है, ओके। सो आप इस क्वेश्चन में मॉड्यूल ने इन्वेस्टर के साइड से अज्यूम किया एंड देन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश किया है, ओके। सो इन्वेस्टर का कितना कैश फ्लो हो जाएगा, 100 नेगेटिव में जाएगा, उनसे जा रहा है, ओके। बट उनको मिलेगा कितना, उनको मिलेगा कितना, 10% कूपन रेट है, 10% कूपन रेट है, बट उसमें से 30% टैक्स बेनिफिट। सो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 7 हो गया। सो 7 रुपया मिलेगा कितना, 10 साल के लिए, 10 ईयर मैच्योरिटी बताया गया, ओके, 10 साल के लिए आपको मिल जाएगा। सो 10 ईयर्स तक आपको 7 रुपया मिलेगा। सो आपका आउटफ्लो 100 हो गया एंड 100.8 हो गया, आपको मिल रहा है इनफ्लो 7 रुपया मिल रहा है, एंड 10वां साल में आपको वापस एट पार आपको रिडीम किया जाएगा। सो 100 रुपीज़ में मिल रहा है, एंड आप दो जो आपको आपने अप्रोक्सीमेट मेथड लगाया था ना, वहाँ पर एक कोई तो एक परसेंटेज मिला रहेगा, ओके। सो 6.8 आप अप्रोक्सीमेट मेथड लगाओगे ना, आपको एग्जैक्टली शायद 6.89 ही मिलेगा, ओके। सो आप कर सकते हो, ओके। बट यहाँ पर आपको यील्ड टू क्वेश्चन में बताया गया है YTM मेथड लगाना है। सो YTM मेथड से ही करना पड़ेगा आपको, जो मॉड्यूल जो क्वेश्चन पूछेगा वैसे ही आपको करना है। सो आपको समझो 6% मिला, ओके। सो आप क्या करोगे, 5% एंड 7% दो रेट ले लोगे, एंड देन आपको IRR लगा के आपको आपका कॉस्ट ऑफ डेट मिल जाएगा, ओके। IRR हमने ऑलरेडी सीखा है, बहुत इजी वे में सीखा है, ओके। IRR कैसे लगाया जाता है, क्या होता है, ओके। सो सेम सेम थिंग आप प्रेफरेंस शेयर में भी आप
इसमें भी सेम चीज़ करोगे, सेम चीज़ है, कुछ कोई फ़र्क नहीं, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कोई अलग नहीं है। ओके, एंड आपको WACC ढूंढना है, WACC बुक वैल्यू एंड देन मार्केट वैल्यू से ढूंढना है। आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी ढूंढे सबसे पहले, देन डेट का कॉस्ट ढूंढे एंड देन आपने प्रेफरेंस शेयर, तीनों कॉस्ट मिल गया। आपको डायरेक्टली कॉस्ट लिख देना है, यहाँ पर कॉस्ट लिख देना है डायरेक्टली, जो भी कॉस्ट आपको मिला है यहाँ पर, जो भी कॉस्ट मिला है आपको डायरेक्टली लिखना है। अभी हमें बुक वैल्यू करना है। ओके, सो बुक वैल्यू किधर है, बुक वैल्यू यहाँ पर बताया गया है। सो बुक वैल्यू यहाँ पर बताया गया 5 लाख 5 लाख 10 लाख। ओके, सो सेम बुक वैल्यू लिख देना है एंड उसका वेट लगा देना है, 5 लाख 5 लाख 5 लाख 10 लाख, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप वेट लगा सकते हो। पॉइंट में लगा रहे हो तो पॉइंट में आपको कॉस्ट लिखना है एंड देन मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा वैक। ओके, नाउ मार्केट वैल्यू का इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। सो 105 पर डिबेंचर, 105 पर डिबेंचर। अभी ये पर डिबेंचर कितना होता है, पर प्रेफरेंस शेयर कितना होता है, पर इक्विटी शेयर कैसे मिलेगा। तो पर डिबेंचर ढूंढने के लिए यहाँ पर ऊपर जाना पड़ेगा, 5 लाख डिवाइड बाई 100, 5000 डिबेंचर होता है। सो 5000 इंटू 105 आपको मिल जाएगा मार्केट वैल्यू। लाइकवाइज 5 लाख डिवाइड बाई 100, 5000 प्रेफरेंस शेयर है। सो 5000 प्रेफरेंस शेयर इंटू 110 मार्केट वैल्यू, एंड आपको ऐसा ही आपको इक्विटी शेयर भी मिल जाएगा। एंड देन आप मार्केट वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर, मार्केट वैल्यू लिख सकते हो एंड देन आप आपका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो वैक। ओके, वेट लगा कर मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड आपको वैक परसेंटेज मिल जाएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ओके, नाउ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लास्ट इलस्ट्रेशन डायरेक्टली देखते क्या है। देखो, ये सब हमने कॉस्ट सीखा। ओके, इतना इशू करेगा तो इतना कॉस्ट होगा। अभी हम हमारे पास ऑलरेडी इतना डिबेंचर है, हमको थोड़ा और डिबेंचर इशू करना है, थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा फंड लेना है। सो उस एक्स्ट्रा फंड को लेने के लिए कितना कॉस्ट जाएगा, उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, मार्जिनल कॉस्ट उसको बोला जाता है। सेम जो भी फॉर्मूला सब सीखा है सेम इसमें लग जाएगा, कोई अलग कोई चीज़ नहीं है। ओके, बस जो भी मार्जिनल अमाउंट है वही लेकर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके, सो इलस्ट्रेशन 18, क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन दिखना है हमें। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। ओके, सो चेक करते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू डेट। ओके, न्यू डेट, डेट डेट वेयर इज डेट। So company issue new debenture is carrying 16% rate of interest and the current market prices of debenture is 96. Okay, सो 16% है आपका इंटरेस्ट। ओके, वापस बताया नहीं था रिडीमेबल है क्या इरिडीमेबल। सो हाँ, हमने एज्यूम किया इरिडीमेबल है। सो इंटरेस्ट का फैक्टर लिया एंड देन प्राइस लिया 16 इंटू 1 माइनस टैक्स का रेट, एंड आपको मिल गया कॉस्ट, डेट का कॉस्ट मिल गया। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड अपॉन प्राइस है। सो डिविडेंड अपॉन प्राइस आप देख सकते हो, एनुअल डिविडेंड 1.1 है एंड प्राइस 9.2 है। सो सेम चीज़ आपको कॉस्ट मिल गया प्रेफरेंस शेयर का। कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर का कॉस्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन प्राइस प्लस ग्रोथ। ओके, सो देखते हैं उसका इन्फो किधर है। सो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 50% है ऑफ द ईयर 2021 EPS। ओके, सो 50% ऑफ 2021, तो 2021 इधर है। सो 2.36 का 50% जो भी है वो आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिल जाएगा। मार्केट प्राइस कितना है 23.6। ठीक है, इतना याद रखो। सो 23.6 जो था यहाँ पर बताया नहीं क्या, हाँ इधर दिखाया है। सो 50% ऑफ 2021 EPS जो हमने देखा था, 50% ऑफ 2.36 दैट इज 1.18। सो 1.18 आपका एक्सपेक्टेड डिविडेंड बन जाता है एंड 23.6 मार्केट प्राइस था एंड देन ग्रोथ 0.1 मतलब 10% ग्रोथ हो रहा है। आप आप देखे नहीं क्या, चेक करो। ओके, सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप ग्रोथ चेक कर सकते हो। बेसिकली आपको मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% 10% 10% आप देख सकते हो हर साल इंक्रीज हो रहा है। ओके ओके,
सो 10% ग्रोथ रेट आपको लेना है, एंड देन आपको आपका इक्विटी शेयर का भी कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, ये हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इशूड। जब कोई नया शेयर इशू नहीं किया तब आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? सो बेसिकली आपको कॉस्ट लिख देना है, जो आपको मिला गया है वो कॉस्ट लिखना है, एंड उसका आपको प्रोपोर्शन में लिखना है। 0.15, 0.05, 0.8 कैसे आया? उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपका ऑलरेडी था। 30,000, 10,000, 1,60,000, इसके प्रोपोर्शन में आपको नया वाला ये लिखना है। ओके, वेट देना बेसिकली। ओके, सो ये प्रोपोर्शन है, एंड देन स्पेसिफिक कॉस्ट है ये। ओके, एंड देन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। ओके, नाउ बी हो गया। सी क्या है? डिटरमाइन द अमाउंट दैट कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर must be sold, assuming that the return earning for next year's investment is 50% of 2021. Okay, so determine the amount that can be spent. Okay, कितना हम लोग कैपिटल जो रिटर्न अर्निंग है, देखो कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किधर से करोगे? रिटर्न से ही करोगे। सो रिटर्न अर्निंग कितना है वो चेक करना है, जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, so the company can spend the following without increasing marginal cost of capital and without selling the new shares. कितना यूज कर सकते हैं? रिटर्न अर्निंग्स का फॉर्मूला क्या था? वो लगाना है 50% ऑफ ईपीएस, क्वेश्चन में बताया, इसके लिए वही लिखा गया है, एंड जो भी इक्विटी शेयर्स है इतना। सो 11,800 है आपका रिटर्न अर्निंग। ओके, एज पर दी क्वेश्चन। ओके, एज पर दी क्वेश्चन इतना है, बट आपको टोटल देखना है, टोटल देखना है। सो उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा उस रेट से। ओके, ये जो है ना, आपको समझाता हूँ। 11,800 बेसिकली 80% का बताया गया है। 11,800 इज इक्वल टू 80%, हमें 100% चाहिए। ओके, सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 14,750। 14,750 आप इतना यूज़ कर सकते हो बिफोर इशूइंग एनी न्यू। कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको नया इक्विटी शेयर लेना ही पड़ेगा। आपको 14,750 तक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिना इशू किए भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड ये 80% कहाँ से आया? 80% बेसिकली यहाँ से आया है। ओके, ये 1,60,000 ऑफ 2,00,000 आप चेक करोगे तो 80% आता है। ओके, सी भी हो गया। अभी लास्ट डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? डी क्वेश्चन। कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड्स द अमाउंट। जो 14,000 जो बताया गया अभी, वो अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड करेंगे। ओके, सो हमें कितना इक्विटी शेयर लाना पड़ेगा जो 20 रुपीज़ में इशू कर पाए? ओके, सो लेट्स चेक दैट आउट। So if the company spends in excess of 14,750, it will have to issue new equity share at ₹20 per share। 20 रुपये का पर शेयर, जो क्वेश्चन में ही दिया है, कोई नई बात नहीं है। ओके, सो कॉस्ट क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी एक्सपेक्टेड डिविडेंड अपॉन प्राइस देन एड द ग्रोथ। सो एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1.18 जो हमने ऑलरेडी देखा था। बताओ क्या? वेट, 1.18। ओके, अपॉन प्राइस 20 प्राइस में हम इशू करने वाला है, सो 20, एंड देन ग्रोथ 10% से इंक्रीज हो रहा है तो 10% ग्रोथ हो जाएगा, एंड आपको आपका नया कॉस्ट मिल जाएगा न्यू इशू का। ओके, देन आपको प्रोपोर्शन लाना है, वापस आपका वेट लाना है, बेसिकली वेट लाना है। स्पेसिफिक कॉस्ट वो सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा। ओके, इक्विटी शेयर सिर्फ चेंज हो जाएगा, इसका कॉस्ट चेंज होगा, ये बन जाएगा। ओके, एंड देन इसका वैक ढूंढ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ओके, हर एक कॉन्सेप्ट कवर किया है, हर एक इलस्ट्रेशन को कवर किया है। ओके, so that's it. Keep watching CA Wisdom channel. Thank you.